अंता की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी को यहां से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह हार इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है क्योंकि यहां पर बीजेपी के ही विधायक चुने गए थे साल 2023 के विधानसभा चुनाव में, और अब 2 साल में ही यदि सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम दावों के बाद भी उसी के प्रत्याशी की इस तरह करारी हार होती है तो निश्चित तौर पर पूरे बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों पर ही सवाल उठने भी शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ है राजस्थान के 2 वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी। मैं पहले योगेश जी से बात करता हूं। योगेश जी, क्या ये नतीजे चौंकाने वाले रहे या उम्मीद के मुताबिक? चौंकाने वाला कुछ नहीं है। ये पहले दिन से तय था कि प्रमोद जैन भाया का जो इंटैक्ट वोट है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। प्रमोद जैन भाया इस विधानसभा से 5वां और अगर 12 का चुनाव गिन लिया जाए तो 6ठा चुनाव लड़ रहे थे और एक एक वोटर को वे जानते थे, एक एक वोटर उनको जानता था। तो ये तो तय था और कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं था प्रमोद जैन भाया के अलावा। और आप पिछला 2023 का चुनाव समझ लीजिए, जब खुद कांग्रेस के भरत सिंह प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। प्रमोद जैन भाया खुद मंत्री थे, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। यही नरेश मीणा जो निर्दलीय लड़े, पिछले 1.5 साल से नरेश लगातार आंदोलन कर रहे थे प्रमोद जैन भाया के खिलाफ। उसके बावजूद जब 2023 का चुनाव हुआ, सामने कंवरलाल मीणा थे, वसुंधरा की पसंद थे, भाजपा की सरकार आती हुई लोगों को दिख रही थी। इसके बावजूद प्रमोद जैन भाया को 80,000 प्लस वोट मिला और वो सिर्फ 5800 वोटों से चुनाव हारे। और इस चुनाव में जब प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया, उससे पहले से ही भाया उस नाराजगी जो कुछ कांग्रेसी खेमे में थी, उसको लगभग 4 महीने से वे लगातार तैयारी में थे और उस पूरी जो नाराजगी थी उसको ढक चुके थे, हर आदमी से बात कर चुके थे। तो एक तो वह फायदा हुआ कि उनके खिलाफ जो नाराजगी कांग्रेस में थी खत्म हुई। दूसरा, नरेश मीणा आया तो लोगों ने सोचा कि नरेश मीणा कांग्रेस का वोट लेकर जाएगा। बी टीम बोल रहे थे उसको बी टीम बोल रहे थे, जबकि असलियत ये थी कि समझना यह था कि कंवरलाल मीणा को जो 2023 में वोट मिला वह मीणा वोट था। वह वोट अगर टूटेगा तो किसके खाते से जाएगा? तो सीधा सीधा बीजेपी को खा गए नरेश मीणा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो उम्मीदवार मोरपाल सुमन बनाए गए, उनके पास खुद की पहचान नहीं थी और सीधा सीधा था। आपने एक बयान सुना होगा, उम्मीदवार घोषित होने से पहले वसुंधरा ने कहा था कि उम्मीदवार की घोषणा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। सीधा जनता को मैसेज था कि मेरा कोई लेना देना इस उम्मीदवार में नहीं है। और ये संदेश चला गया, और संदेश पुख्ता तब हो गया जब 1 सप्ताह तक वसुंधरा राजे पूरे चुनाव से गायब रही, यहाँ तक कि बयान तक नहीं आया, जनता में मैसेज चला गया। और ये तय हो गया कि यह उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव नहीं उठा सकता। उसके बाद 2 रोड शो हो गए और तब हुए जब आप रोड शो से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ को वहाँ भेजते हैं, वे आकर कहते हैं कि हालत बहुत खराब है। तब खुद मुख्यमंत्री वर्चुअली लोगों से बात करते हैं, जाते नहीं हैं। जाते तब है जब वसुंधरा राजे से चर्चा हो जाती, क्योंकि वह क्षेत्र वसुंधरा राजे का है। 5 बार वे सांसद रही, अब उनके बेटे लगातार सांसद हैं, वे वहाँ से मुख्यमंत्री बनी। तो असर जो है वो वहाँ उनका था। और सबसे बड़ी बात, 2 वोट जो बीजेपी को वहाँ मिलते हैं, एक माली वोट, एक धाकड़ वोट। धाकड़ वोटों के अंदर टूट इसलिए हुई कि पूरे क्षेत्र में धाकड़ ये चाहते हैं कि एक टिकट हमें मिले जो उन्हें नहीं मिल रहा। हालांकि हीरालाल नागर मंत्री हैं, लेकिन उनकी मांग उससे कहीं ज़्यादा है। छबड़ा में भी धाकड़ वोट हैं, यहाँ भी 29,000 वोट में चाहते हैं हमें इससे ज़्यादा मिले, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था और वो धाकड़ों की नाराज़गी है, उसका संदेश भी गया। इस तरह से ये जो कारण बने तो भाजपा माइनस होती चली गई। जितनी भाजपा माइनस हुई उतना नरेश मीणा अप होते चले गई, ये कारण। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, विकास के दावे किए जा रहे हैं। आपने भी देखा कि 2 साल में हम ये कर चुके हैं, 80% घोषणाएं पूरी कर चुके हैं, इस तरह के दावे आ रहे थे। दावे हर सरकार करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है तो वो नज़र आता है। आप राजधानी जयपुर में हम खड़े हैं, यहाँ अगर सरकार अपनी पहली बजट घोषणा में से ये कह दे कि हमने ये पहली बजट घोषणा में ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर का कहा था और उसे आगे बढ़ा दिया। तो आप मेट्रो का काम देख लीजिए, पिछली सरकार 800 करोड़ देकर गई थी, काम चालू करके गई थी, उस काम को 6 महीने तक रोक लिया। तो जनता में मैसेज आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा। आईपीडी टावर जयपुर में पहले बजट में दिया कुमारी ने घोषणा की थी वित्त मंत्री के तौर पर, 4 एलिवेटेड रोडों की डीपीआर बनेगी। 2 साल हो गए, डीपीआर कहाँ है, एलिवेटेड रोड कहाँ है? जनता में ये मैसेज जा रहा है। और वह क्षेत्र तो इतना पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ जो विकास है
लोग खुद कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए एक गांव को 4 सड़क से जोड़ रहे हैं, वह लोगों को नजर आ रहा मैं था। आपको रोकूंगा, शायद यही वजह रही कि आपने कहा जमीनी स्तर पर कहीं भी आधारभूत सुविधाएं नहीं नजर आई। यही वजह रही कि वसुंधरा राजे खुद मुंह पे बोल चुकी थी सीएम के सामने, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अंता में कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि अगर प्रमोद जैन भाया दोषी होते मंत्री रहते हुए कि काम नहीं हुआ, तो वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और झालरापाटन में मिनी सचिवालय सहित तमाम सुविधाएं दे दी, लेकिन उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र का 12 जिला जिसमें 4 विधानसभा आती हैं, उनमें विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री बने प्रमोद जैन भाया तो सड़कें बनी, विकास हुआ, तब जाकर लोगों को विकास नजर आया। और भाया का जो पर्सनली लोगों से टच है, सबसे बड़ा कारण लोगों से पर्सनली टच, आप वहां जाके बात करें, 1000 लोगों की उन्होंने ज्यादा मदद करी होगी। कई किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसके पास पैसा नहीं है, आप कोटा जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ऑपरेशन कराना, आपके पास पैसा नहीं है, प्रमोद जैन भाया के पास गए तो उन्होंने निराश नहीं किया। ये बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया ने किसी को निराश नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि नेता में एक सिंप्लिसिटी देखते हैं लोग। भाया का आप 12 में घर जाकर देखिए, जिस जगह है एक छोटी सी 7 फीट की गली है जिसमें गाड़ी नहीं जाती, भाया वहां से निकलते हैं, पैदल चल के लोगों के बीच में आते हैं, लोगों को लगता है ये तो हमारा भाई है, बेटा है, लोगों से रामाशामा होती है। तो ये जो इंटरेक्शन उनका लोगों से है, उनकी पत्नी का, पैदल वो घूमते हैं। मैं 2-3 कवर करके आया चुनाव उनके, देखा कि वे पैदल पूरा शहर घूम रहे हैं, तो लोगों को लगता है तो हमारे बीच में से। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा प्रमोद जैन भाया का। हनुमान बेनीवाल खास तौर पर हेलीकॉप्टर लेके उसको बुलाया गया था कि भाई प्रचार के लिए आ जाओ, यूथ वोटर को भी लुभाता है, ये भी आप मानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट दे दिया, आपने संजय सिंह को भेज दिया चुनाव प्रचार करने, यूपी के भी एक बड़े नेता आए थे यहाँ प्रचार करने अंता में, इनका भी असर नजर नहीं आया। देखिए, असर सबसे पहला होता है जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा होता है। नरेश मीणा का चुनाव लोग देवली उनियारा से जोड़कर देख रहे थे कि 59,000 वोट मिले हैं तो इस बार ये जीत लेंगे। आप वहां का गणित समझिए कि देवली उनियारा का चुनाव हुआ तो केसी मीणा बीजेपी का टिकट मांग रहे थे लगातार, अचानक उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया, वहां नरेश मीणा उतर गए, तो कांग्रेस का जो वोट था, जो कार्यकर्ता था, जो केसी मीणा को स्वीकारना नहीं चाहता था, वो सीधा नरेश के साथ गया और उनके 59,000 वोट आए। अब उसी से अंता का चुनाव तोलेंगे तो सही नहीं है। रही हनुमान बेनीवाल की बात, हनुमान बेनीवाल कहीं भी चले जाएं, भीड़ कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट इसलिए नहीं दिला सकते, उनका असर सिर्फ अपनी जाति के एक खास वोटर, खास तौर पर 30 साल तक के युवाओं में है। आप किसी भी क्षेत्र, राजेंद्र गुड़ा भी थे, राजेंद्र गुड़ा है, राजेंद्र गुड़ा का रिकॉर्ड जो राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि वे जिसके साथ चले गए उसका चुनाव खराब करके आए हैं। ये आप पिछले कई चुनावों में देख लीजिए, वे गए, नागौर गए थे, खींवसर गए थे, किसकी तरफ से गए थे, क्या हुआ नतीजे? तो हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुढ़ा ये भाषण जो देते हैं, खासतौर मैंने कहा नरेश मीणा का चेहरा, नरेश मीणा की छवि निगेटिव बनी थी, लेकिन देवली उनियारा में जब जेल चले गए प्रकरण के बाद लोगों की सहानुभूति थी। 8 महीने तक किसी के लिए आंदोलन होना बहुत बड़ी बात होती है। उस सहानुभूति के जरिए वे जन क्रांति यात्रा शुरू करते हैं, उसमें समर्थन मिलता है। अचानक मोड़ आता है स्कूल प्रकरण, उसके अंदर वे जेल चले जाते हैं, वहां तक भी लोगों की सहानुभूति थी। उसके बाद उनका जयपुर में धरना शुरू होना, उसके बाद उनके आक्रामक भाषण और उन भाषण बयानों के दौरान उनकी जो भाषा थी, गाली गलौज की भाषा, किसी भी नेता के लिए, पार्टी के खिलाफ आप बोलिए, बयान राजनीति में दिए जाते हैं। वे वसुंधरा राजे को नहीं छोड़ रहे, वे दुष्यंत सिंह को नहीं छोड़ रहे, वे गोविंद डोटासरा को नहीं छोड़ रहे, वे किसी को भी नहीं बख्श रहे। और इसी चुनाव में इन्हीं हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि अगर असल बाप की औलाद होंगी तो आएंगे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। एक बार राहुल जी के पास जाने से पहले एक बड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। अब इस चुनाव नतीजे आ चुके हैं, राजनीतिक मायने असर कुछ नजर आ रहा है आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव भी आ रहे हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल की बात भी सामने आ रही है, क्या बड़ा असर नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर इसका असर होगा कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर थी, और इसलिए थी वसुंधरा राजे से ज्यादा कि 2 साल का कार्यकाल पूरा करके दिसंबर में जश्न मनाने की तैयारी है। और मुख्यमंत्री की खास जो कैबिनेट, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल, इनको जिम्मेदारी थी, हीरालाल नागर को जिम्मेदारी थी, और यह कहा गया था कि ओम बिरला का पूरा सपोर्ट है, ओम बिरला की पसंद के उम्मीदवार हैं। इन लोगों को भेजने के बावजूद अगर आपका उम्मीदवार टक्कर में भी नहीं आवे, और इतने लंबे अंतराल में, हम भी ये सोच रहे थे कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होगा और हार जीत 4-5 हजार से होगी, जीतेगा भले ही भाया है। लेकिन वह स्थिति हो गई कि जब सुबह, आज मैं कई टीवी चैनल देख रहा था, हमारे यार दोस्त भी भाई लोग बात कर रहे थे कि अभी खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक चीज नहीं देख रहे थे कि जिस क्षेत्र से नरेश मीणा को वोट मिल रहा है, उस वोट
के साथ में अगर प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं तो प्रमोद जैन भाया की बड़ी जीत होनी है, ये स्पष्ट था। अगर वहां प्रमोद जैन भाया पिछड़ जाते तो फिर उस बढ़त को नहीं बना पाते, ये बहुत बड़ा कारण। योगी जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, लेकिन राहुल जी के पास जाता हूँ। राहुल जी, चुनाव देखा, नतीजे देख लिए, जनता का मन भी देख लिया, क्या हो गया इन 2 सालों में? केवल 2 साल ही हुए हैं सरकार को आए हुए, फिर भी ये नतीजे। 2 साल का आपको आउटपुट नज़र आ गया। वर्क ओरिएंटेड जो है, जनता चाहती है वर्क ओरिएंटेड, और जनता चाहती है अप्रोचेबल, इजीली अप्रोचेबल उनके लिए प्रमोद जैन भाया रहे। जैसा कि आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रसित रहे मोरपाल जी, ठीक है, वो मैडम के एक पसंदीदा व्यक्ति रहे, परंतु जनता चाहती है किसको, जब संकट हो या कोई समस्या हो तो किसको पकड़े, किसके पास जाए। तो जनता ने प्रमोद जैन भाया के पुराने जो अपने व्यवहार है, उनका रिकॉर्ड है, मैं तो कहूँगा कांग्रेस से भी कद जो है, मेरे को लगता है प्रमोद जैन भाया जो हैं, पार्टी तो खैर है ही, कांग्रेस तो है ही, उसके अलावा प्रमोद जैन भाया का कद है इस परिणाम में पार्टी से भी शायद कहीं बड़ा रहा होगा। ठीक है, मैं आप दोनों से एक एक सवाल आखिरी पूछूंगा। अब सरकार में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? नज़र मतलब कामकाज के तरीके में बदलाव होगा, या जो दिल्ली से कहा जा रहा है, जो हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती है, पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची आएगी तो काम होगा, या नहीं, कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में फरवरी के अंदर बजट का मौसम है। इस चुनाव की हार का सबक लेकर के आगे को डैमेज कंट्रोल करना सरकार के लिए स्वाभाविक जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार उस मोड पे आ चुकी है कि जब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। मेरे को तो लगता है 2 दिन पहले ही सरकार को ये फीडबैक मिल चुका था कि परिणाम अपने पक्ष में नहीं रहने वाले हैं। यूडीएच मिनिस्टर ने 2 दिन पहले एक वक्तव्य जारी करके और ये कहा है कि निकाय चुनाव का तो नहीं, पंचायत चुनाव जो है ये मई तक होंगे। तो इसका संकेत आप स्वाभाविक रूप से समझ लीजिए क्या है। योगी जी, कुछ कामकाज के तरीके में बदलाव नजर आएगा आने वाले दिनों में, या जो चल रहा है डर रहा अभी 2 साल से वही? सरकार को इसमें बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। अब पर्ची सरकार की बार बार बात होती है, और पर्ची सरकार की बात इसलिए भी ज़्यादा होती है, एक तो पर्ची से मुख्यमंत्री बने, ये तो सबने देखा, लेकिन उसके बाद एक संदेश गया कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत को दिल्ली ने भेजा है, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब सुधांशु पंत की रवानगी होना, दिल्ली जाना, सबसे पहला जो राजनीतिक कारण है प्रशासनिक से ज़्यादा, कि पर्ची सरकार का टैग हटाकर, और आप देखिए कि सुधांशु पंत को भेजा कहाँ गया, सामाजिक न्याय विभाग में, यानी कि बहुत पावरफुल पोर्टफोलियो दिल्ली के मंत्रालयों में ये नहीं माना जाता। तो यह संदेश दिल्ली ने, राजस्थान ने मिलकर दिया कि पर्ची सरकार नहीं है, या मुख्यमंत्री खुद है। अब मुख्य सचिव कौन आते हैं, सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद में कामकाज की शैली में बदलाव तो आना ही है, और अगर नहीं आएगी सरकार, क्योंकि 2 साल जा चुके और अगले 2 साल सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अंतिम साल चुनावी साल होगा, तब आप कुछ भी करें, घोषणा करें, जनता नहीं मानती। इन 2 साल में अगर आपने खाका नहीं खींचा इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों को मैसेज नहीं दे पाए कि हम कर सकते हैं, तो फिर आपकी सरकार में अंतिम साल में कुछ भी बदलाव करो, उसका कोई असर नहीं होगा। एक बात और बता दो, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इनकी साख दाव पे लगी थी। अब इनका कद राजनीतिक रूप से, इस सीट एक है, सरकार की सेहत पे कोई बदलाव नहीं होना है, फर्क नहीं पड़ना इस एक सीट की जीत हार से, लेकिन कद किसका क्या बढ़ा, किसका कम हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके नेतृत्व में अगर सीट जीत कर आई है, क्रूशल सीट जीत के आई है, जो 23 में हार चुके थे, और खुद का बागी होने के बावजूद बड़े अंतराल से जीत के आए, निश्चित है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कद तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा अशोक गहलोत का असर, आप कुछ भी कह लीजिए, राजस्थान की जनता पर है, उनके कामों का असर है। और प्रमोद जैन भाया, और लास्ट जो मीटिंग थी आपने उसमें भाषण सुने होंगे शांति धारीवाल के और अशोक गहलोत के, दोनों ने उन कामों को गिनाया जो सरकार में हुए थे। धारीवाल ने कहा कि प्रमोद जैन भाया निर्दलीय जब यहाँ से जीत के आया तो मेरे पास आया, ये पुल बना दो, मैंने तुरंत पुल की घोषणा करी, पुल बन गया। ये चीज़ें लोगों में गई कि हाँ ये काम हुआ था, इसलिए वह था। लेकिन एक नेता का नाम आप भूल रहे हैं इन नेताओं के बीच में, अशोक चांदना। अशोक चांदना को सोच समझकर चुनाव प्रभारी बनाया गया था। एक तो उनका क्षेत्र लगता हुआ है, दूसरा उनका जो चुनाव लड़ने का स्टाइल है, वे अपने क्षेत्र में 1 साल पहले अपनी टीम को एक्टिव कर देते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत के 2-3 दिन नरेश मीणा की भीड़ प्रमोद जैन भाया को गांव में नहीं आने दे रही थी। उसके बाद जैसे ही चांदना प्रभारी बने, चांदना की टीम गांव-गांव पहुंची, प्रमोद जैन भाया की एंट्री गाँव में हो गई। आज का जो रिजल्ट है वो गाँव, जातिगत समीकरण भी बैठाया उन्होंने, जातिगत समीकरण के साथ गाँव में जो नरेश मीणा एक तरफा होता, आज आपने परिणाम देखा कि उन्हीं गांवों से फिर प्रमोद जैन भाया लीड लेकर आए हैं, जहां अशोक चांदना की टीम ने काम किया है। तो अशोक चांदना का भी एक मिनट, मैंने अभी आपको 3 नाम और भी दिए, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, उनके बारे में बताइए, उन पर क्या असर होगा इस नतीजों का?
वसुंधरा राजे पर तो इसलिए बहुत असर नहीं होगा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रखा है पूरी भाजपा ने, और ये जनता भी जानती है। और वसुंधरा राजे कह सकती है कि आपने मुझे जिम्मेदारी क्या दी थी, आपने मुझे जिम्मेदारी नहीं दी, मैं पार्टी के उपाध्यक्ष हूं, उस नाते मैंने 2 रोड शो कर दिए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली, मंडल की मीटिंग इलाका उनका था, गढ़ उनका था। गढ़ उनका नहीं था। आपको इस लोकसभा को समझना होगा कि झालावाड़ की 4 सीटें वहां वसुंधरा राजे की पकड़ है, लेकिन 12 में 4 सीटें आपने देखा होगा 98 से लेके अब तक कांग्रेस जीतती है हारती है, यानी कि यह गढ़ नहीं आधा गढ़ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वही लोग जो विधानसभा में कांग्रेस के साथ हैं वे बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे पे ज्यादा असर नहीं होगा। अब जब बिहार की जीत पर जश्न मना रहे हैं सब मुख्यमंत्री, तमाम नेता बधाई देंगे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तब क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे बधाई देने लायक होंगे वहां? तो सबसे बड़ा असर 2 साल मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल शर्मा के कद पर पड़ना है भाजपा में निश्चित तौर। अब मैं यही सवाल पूछता हूँ, जो 5 नेताओं के नाम बताए उन पर क्या असर होगा? देखिए, दूरगामी असर तो है, ये भजनलाल जी पर ही होगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री काल के अंदर ये चुनाव लड़ा गया है। ठीक है, वसुंधरा राजे जी ने वो तो दावा कर रहे थे मेरे 2 साल के सरकार का जो विकास के काम हुए उस पर मोहर होगी अगर जीत गया तो। अब देख लीजिए परिणाम कहाँ मोहर लग पाई। मुद्दे जो हैं वो लोकलाइजेशन के मुद्दे, वो लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। उस समय कोई राज्य का मुद्दा, ये वो मुद्दा नहीं, ये सब ठीक है। वसुंधरा पे, वसुंधरा राजे पर ठीक है, वो तो अपना एक्सक्यूज कर देंगी, मैंने मेहनत कर ली, रोड शो कर ली, जैसे योगी जी ने भी कहा, इतना असर उन पर होगा नहीं, क्योंकि बड़ी कद के नेता हैं और आप खाली उनका ऐसे ही। उनके लिए, उनके पास खोने के लिए क्या है? सबसे बड़ी बात ये, उनके पास अशोक गहलोत पर ठीक है, बिहार चुनाव लूज हुआ तो उनका एक सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में उनकी नेगेटिविटी गिनी जाए, पर उसका डैमेज कंट्रोल यहाँ पे हो गया। एक सीट से, एक ही तो सीट पर चुनाव था ना, एक ही सीट पर चुनाव था। और रोड शो के बाद, मैंने आपको पहले भी कहा था, भजनलाल जी वसुंधरा राजे के पहले रोड शो के जस्ट बाद अशोक गहलोत जी वहाँ पे गए, उससे काफ़ी डैमेज कंट्रोल हुआ। अब एक आखिरी सवाल, अब सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आपने बताया 2 साल पड़े हैं, तीसरा साल चुनावी साल होगा, आप क्या उम्मीद करते हैं अगर संक्षेप में बता पाएं? सीधा सा खेल है कि जनता ये चाहती कि सरकार हमारे नजदीक हो। आप सिविल लाइन से आप भी गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, मंत्रियों के घरों से भी हम गुजरते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। जनता को के काम होना सेकेंडरी है, पहले मिलना मंत्री का, उनसे कागज हाथ में लेना, उनकी समस्या पूछना, वह नहीं पूछी जा रही। जनता से सरकार की बहुत दूरी हो चुकी है और ये दूरी सरकार जब तक खत्म नहीं करेगी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या सरकार बनी थी जब, अब जिसको पर्ची की सरकार कहें, कुछ भी कहें, उस समय सरकार और सरकार के सरदार वेल कॉन्फिडेंट थे। अब इस चुनाव के परिणाम से नजर आ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट। करना क्या चाहिए? और कौन? सबसे बड़ी बात यही करना चाहिए कि सत्ता और संगठन में जो तालमेल की कमी है वो दूर हो, कार्यकर्ताओं के काम ना होना, बूथ तक कार्यकर्ता क्यों नहीं लेके आए एक एक मतदाता को, इस बात की मंथन होना चाहिए। कार्यकर्ताओं, जब तक कार्यकर्ता नहीं सदेंगे तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता कैसे सदेगी? सत्ता संगठन की जो खाई है वो दूर होनी चाहिए। राजस्थान के 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, चुनाव का विश्लेषण किया। हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन क्या वजह इसके पीछे की रही? किसका राजनीतिक कद ऊपर जाएगा, किसका नीचे आएगा, किस पर असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। उम्मीद की जाती है कि सरकार अब अपने कामकाज के तरीके में कुछ सुधार लाएगी इन नतीजों के बाद, क्योंकि अभी 2 साल का वक्त और है और उसके बाद फिर से चुनावी मोड़ पर उसे जाना है।